हेलो एवरीवन, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहली चीज़, अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किए हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में वो सारे का सारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे डिस्कशन था। जो हमारे पास एक अजम्पशन लेके चले थे कि कोई भी मेटल होगा जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो लिगेंड के साथ में जो बॉन्ड बनाता है वो प्योरली कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, जो कि उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन रहा। आज हम जो डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये पूरी तरीके से आयोनिक इंटरेक्शंस पे बेस्ड है। ठीक है, किस तरीके से लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है, किस तरीके से मेटल लिगेंड के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उनके बारे में हम पूरी डिटेल में बातें करेंगे और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है और पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स। ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें पूरा अब आगे आने वाला जितना भी टॉपिक है उसको डिस्कस करना है। तो ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करना है। शुरू करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, या हम ये कह सकते हैं जिनके बेसिस पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने अपने अजम्पशंस दिए थे वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो पोस्टुलेट्स दिए गए वो पूरी तरीके से आयोनिक इंटरेक्शंस पे बेस्ड थे। आयोनिक इंटरेक्शंस का मतलब क्या है कि जितने भी लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन की बात होती है, भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनेगा जब उनके बीच में आयंस की जनरेशन होती है। आयन की जनरेशन का मतलब आयोनिक इंटरेक्शंस होते हैं दोनों के बीच में। अगर यदि मेटल है तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा और अगर लिगेंड है तो इसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा, या लोन पेयर होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम अभी तक पढ़ते आए हैं, हमने ये सीखा भी है। तो पूरी तरीके से आयोनिक इंटरेक्शंस पे बेस्ड है ये थ्योरी। अब कैसे समझाते हैं इसको, किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये ली गई कि इनके बीच में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब वो कैसे होता है उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बोला गया कि कोई भी जो मेटल प्रेजेंट है, कोई भी जो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, वो सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और एक पॉइंट चार्ज के तरीके से ट्रीट होता है। अब ये पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, तो पॉइंट चार्ज वो है जो अपनी पोजीशन से कभी नहीं हिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेटल उठे और वो घूमने चला गया, वो किसी लिगेंड को अप्रोच करने जा रहा है, नहीं। मेटल जिस जगह पे खड़ा है वो वहीं खड़ा रहेगा, उसको उस पोजीशन से हिलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लिगेंड खुद उसके पास चल के आएगा। मतलब ये एक स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होता है, स्टेशनरी, कांस्टेंट, अपनी जगह पे फिक्स है, इसको हिलना नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट तो ये बोला गया कि कोई भी जो सेंट्रल मेटल एटम होगा M, दैट इज ए पॉइंट चार्ज और जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज इसके पास है तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात भी डेफिनेट है कि लिगेंड्स जो भी होंगे, जो भी लिगेंड्स आएंगे, अब हमें नहीं पता है वो लिगेंड्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 15 है या 6 हैं, 4 है, वो लिगेंड्स इसके सराउंडिंग में दूर दूर पड़े हुए हैं। पहली चीज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर यदि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं अगर हम हैं, आप बैठे हो, आपके सराउंडिंग में देखोगे आपके कोई फ्रेंड सर्कल होगा जो आपके कई सालों बाद में, जैसे मान लो आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके जो कॉलेज में फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं, जो आपसे कॉलेज में मिलेंगे, वो अभी फिलहाल आपको नहीं जानते, ना आप उनको जानते हो ना वो आपको जानते हैं। ठीक है, दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन आप जब कॉलेज में जाओगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। सेम तरीके से यहां पे है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जब तक मेटल अपनी जगह पे पड़ा है, ये तो हिलने वाला नहीं है, ये तो वही रहेगा जहां पे है। लिगेंड है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, अभी फिलहाल इन लिगेंड्स को ये नहीं पता है कि इनके सराउंडिंग में भी कोई मेटल प्रेजेंट है, इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है और ये दूर दूर पड़े हुए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, क्लियर है इतना।
अगर यदि लिगेंड्स पे चार्ज नेगेटिव है तो चलना कौन शुरू करेगा? लिगेंड्स, क्योंकि मेटल के बारे में तो बोल दिया स्टेशनरी है, ये चलेगा नहीं। अब लिगेंड अप्रोच करना शुरू करते हैं, लिगेंड्स चलना शुरू करते हैं। किधर चले? जब इन्होंने देखा कि कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन में इन्होंने चलना शुरू कर दिया, उसके डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। पहली कंडीशन ध्यान से सुनो, जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो क्या इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई इंटरेक्शन था? तो नहीं, बिल्कुल नहीं था। क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था? नहीं था। क्या कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन था? बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन था, बिल्कुल न्यूट्रल थे एकदम। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब इनके ऊपर जितना चार्ज है, इनके ऊपर जितना चार्ज है, वो सारे के सारे अपनी अपनी जगह पे लोकेटेड थे। क्लियर? लेकिन जैसे ही लिगेंड्स ने अप्रोच करना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है तो ये चलना शुरू करेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा बहुत इसके इंटरेक्शन में आएंगे, कॉन्टेक्ट में आएंगे, लिगेंड 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 लिगेंड, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे? इसके साथ में इंटरेक्शन करना शुरू करेंगे। किसके साथ में? मेटल के साथ में। और मेटल के साथ में इंटरेक्शन क्या करेंगे? इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाना शुरू करेंगे। भाई शुरू में तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दोनों के दोनों, क्योंकि एक को प्लस चार्ज दिख रहा है और दूसरे को नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो मतलब एक पे तो नेगेटिव है, किस पे? लिगेंड पे। या तो नेगेटिव चार्ज कह सकते हो या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो मेरे पास इनिशियली इनके बीच में अट्रैक्शन होना शुरू होगा, पक्का होगा। क्यों? क्योंकि लिगेंड के पास में नेगेटिव चार्ज है और मेटल के पास में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर? अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होना भी ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और वो अट्रैक्शन होगा तो पहला इंटरेक्शन हो चुका है इनका, पहला आयोनिक इंटरेक्शन। जो प्राइमरी इंटरेक्शन है वो कौन सा हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। इनके पोस्टुलेट्स को हम बाद में लिखेंगे, पहले एक बार समझो, इसको समझ नहीं इस थ्योरी को। लिगेंड जैसे अप्रोच करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो ये और क्लोज आने की कोशिश करेंगे। लिगेंड्स क्या करेंगे? जितनी ज्यादा दूरी से, नजदीकियों से अट्रैक्शन होगा, पूरी तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो और क्लोज आएंगे एक दूसरे के। भाई ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ज्यादा क्लोज आएंगे तो लिगेंड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये आपस में रिपल्सन भी करना शुरू करेंगे। आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन भी करेंगे। भाई जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ भी नहीं था, जीरो था। जैसे ये थोड़ा सा नजदीक आए, नजदीक आते ही इनके बीच में क्या हुआ? अट्रैक्शन होना शुरू हुआ। किसके बीच में? मेटल और लिगेंड के बीच में, बिल्कुल होगा। और अगर यदि और क्लोज आएंगे तो और क्लोज आते ही पहली चीज तो मेटल के पास में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। भाई मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। नेगेटिव चार्ज इस पे है, लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है, ये रिपल्सन। साथ में लिगेंड पे भी नेगेटिव चार्ज है। जितनी नजदीकी आएंगी तो ये एक दूसरे को रिपल्सन भी तो करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे दो तरीके के इंटरेक्शन हो रहे हैं। कौन कौन से, किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया? उन्होंने क्या, हमारे पास में दो तरीके के इंटरेक्शंस प्रेजेंट है। और वो कौन सा? पहला जिसको बोला प्राइमरी इंटरेक्शन, और दूसरा जिसको बोला सेकेंडरी इंटरेक्शन। प्राइमरी इंटरेक्शन में बोला गया कि पहले जो लिगेंड है वो मेटल के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाते हैं, क्लियर है एकदम। और सेकेंडरी इंटरेक्शन इनके बीच में हो रहा है, वो सेकेंडरी इंटरेक्शन ये है कि वो रिपल्सन दिखाते हैं। किसका? भाई उनके पास में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में, प्लस लिगेंड के बीच में। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? पहला क्या बोला था? प्योरली आयोनिक इंटरेक्शन पे बेस्ड थ्योरी है, ठीक है। दूसरा क्या था?
पॉइंट चार्ज अज्यूम किया। और तीसरा, उन्होंने इंटरेक्शंस पे बात की और वो इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहे हैं, उन इंटरेक्शंस को समझाने की कोशिश की हमें। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया इस थ्योरी का अजप्शन में, वो ये बोला गया कि जितना क्लोज लीगेंट आएगा, जितनी क्लोजली लीगेंट अप्रोच करेगा, डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर देगा। डी ऑर्बिटल के अंदर स्प्लिटिंग आ जाती है, और स्प्लिटिंग आना मतलब डिसोसिएट हो जाते हैं डी ऑर्बिटल। किस तरीके से, उसको समझते हैं। हमें बोला गया डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिटिंग दिखाता है। कैसे भाई, डी ऑर्बिटल के अंदर 5 डब्बे होते हैं, ये हम जानते हैं। डी ऑर्बिटल में 5 के 5 डब्बे होते हैं, 5 डब्बे होते हैं। ये पांचों के पांचों डब्बे डिसोसिएट हो जाते हैं और ये 2 में और 3 में टूट जाते हैं। ये कौन सी बात हुई, डी ऑर्बिटल ही क्यों स्प्लिट हुआ? क्या एस ऑर्बिटल भी स्प्लिट होते हैं? क्या पी ऑर्बिटल भी डिसोसिएट होते हैं क्या? इसको समझने चलते हैं। क्या डी ऑर्बिटल, इन्होंने बोला डी ऑर्बिटल के अंदर स्प्लिटिंग होती है। डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है तो इसका मतलब एस में भी होनी चाहिए और पी में भी होनी चाहिए। तो हम इसको समझते हैं एस ऑर्बिटल के बारे में। तो एस ऑर्बिटल के अंदर तो ऑलरेडी एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, एक ही ऑर्बिटल, सिंगल ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सिंगल ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो इसके अंदर लिगेंड चाहे किधर से भी आए, कैसे भी अप्रोच करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलर, जैसा पहले था वैसा बाद में रहेगा, क्योंकि अकेला ऑर्बिटल है, चाहे लिगेंड किधर से भी आए। क्योंकि पहली बात तो ये स्फेरिकल है, इसकी शेप स्फेरिकल होती है, तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल में 3 डब्बे होते हैं, 3 डब्बे हैं, या 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, जिनकी शेप क्या होती है, डम्बल शेप, डम्बल शेप होती है। और तीनों के तीनों एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, अलोंग द एक्सिस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीनों के तीनों सिमिलर है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों के तीनों सेम एनर्जी लेवल के होते हैं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एनर्जी के हैं। सेम एनर्जी का मतलब जो पी एक्स एनर्जी कैरी कर रहा है वही पी वाई, वही पी जेड, तीनों सेम एनर्जी के हैं। और जब सेम एनर्जी के हैं तो इनके अंदर लिगेंड चाहे किधर से भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ना तो एस ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं और ना ही पी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं। फिर डी में ऐसा क्या है कि डी स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, उसको समझते हैं डी ऑर्बिटल को, कि डी ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं क्या होता है डी ऑर्बिटल में। ये चीज अगर ध्यान से सीख लिया तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग कैसे होती है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो ध्यान से देखना है डी ऑर्बिटल के बारे में। देखो डी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल को अगर यदि हम बात करें तो वो 5 डब्बे उनके पास प्रेजेंट होते हैं, और 5 डब्बे वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो उनकी शेप होती है वो डबल डम्बल शेप होती है, डबल डम्बल इस तरीके का। जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वो डबल डम्बल शेप का होता है, डबल डम्बल, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं, कौन कहां पे प्रेजेंट होता है, उनको देखते हैं। देखो डी ऑर्बिटल के अंदर ये जो डबल डम्बल है, इनके प्रेजेंट होने की टेंडेंसी, क्योंकि हम तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं, तो उसमें हमें जब इसको पहचानना है, इसको पढ़ना है, तो ये डबल डम्बल 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं किसी भी लिगेंड को छोड़ो, फिलहाल के लिए हम किसी एक्सिस पे देख रहे हैं। तो इसको अगर यदि मुझे किसी भी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, मान लो मेरे को किसी भी ग्राफ पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको 2 तरीके से अप्रोच कर सकता हूं। कैसे, या तो मैं इसको ऑन द एक्सिस दिखा दूं इस तरीके से, या फिर मैं इसी सेम सिचुएशन को मैं इन बिटवीन द एक्सिस दिखा दूं इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम ऑन द एक्सिस, ध्यान से समझना इस चीज को, ऑन द एक्सिस।
और इसको हम बोलते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। तो हमारे पास में अगर यदि दोनों तरीके की शेप बनानी है तो मैं दो तरीके से अप्रोच कर सकता हूं। कैसे? या तो मैं ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल्स बना दूं या फिर मैं इन बिटवीन द एक्सिस बना दूं। अब कैसे कैसे बना सकते हैं? देखो, क्योंकि मेरे पास में x और y, क्योंकि मैं तो 2D में लेके चलूंगा, अगर यदि मैं इसको 2D में लेके चलूंगा तो मेरे पास में 3 ऑर्बिटल्स तो यहां से बनेंगे, 3 ऑर्बिटल्स यहां से बनेंगे और मेरे पास टोटल बनते 6, होने चाहिए मेरे पास 5। कैसे बनते हैं, किस तरीके से उनको नाम मेंशन करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं, ऑन द एक्सिस और इन बिटवीन द एक्सिस, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, जिसके भी टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे उनको देखेंगे। तो डी ऑर्बिटल में सबसे पहले मैंने लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक तरफ तो मैंने बनाया ऑन द एक्सिस, भाई मैंने ये बना दिया ऑन द एक्सिस, और दूसरी तरफ मैंने बनाया एक्स और वाई की टर्म में ही, एक्स और वाई की टर्म में ही इन बिटवीन द एक्सिस, ये वाला मान लो मैंने ये बना दिया। ठीक है, अगर यदि ऑन द एक्सिस है तो हम इसका नाम लिखते हैं डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और इन बिटवीन द एक्सिस है तो हम इसको दिखाते हैं डी एक्स वाई की टर्म में। ठीक है, एक मैंने x लिया, y लिया, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, इस टर्म में रिप्रेजेंट किया। दूसरा केस लेते हैं, अगर यदि मैं इसी में x और z लेता हूं, x और z, एक बारी तो मैं यहां पे ले रहा हूं, किसके बीच में, ऑन द एक्सिस, और दूसरा ले रहा हूं मैं इन बिटवीन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस लिया तो मेरे पास इसको क्या लिख दिया, डी एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, और अगर इन बिटवीन द एक्सिस लेते हैं हम इसको, तो हम इसको इस तरीके से दिखा देंगे, दैट इज डी एक्स और जेड। यही होगा, यही होगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, डी एक्स और जेड। और तीसरी कंडीशन हम ले सकते हैं कि अगर यदि मान लो मैंने यहां पे ये ले दिया, x और z लिए, तो यहां पे ले दिया y और z, और मैंने तीसरा बनाया यहां पे जिसको हमने बोल दिया y और z। ठीक है, अगर यदि मैं इन दोनों ऑर्बिटल्स के लिए यहां पे बनाऊं तो ये मेरे पास में कुछ इस तरीके का इन बिटवीन द एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया डी वाई जेड, और अगर मैं यहां पे दिखाता हूं ऑन द एक्सिस तो मैं यहां पे लिखूंगा इसको डी वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। मेरे पास डी जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, जिसके अंदर 6 रिप्रेजेंटेशंस हैं। 6 रिप्रेजेंटेशंस है, कौन कौन सी, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, और डी वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। साथ में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये जो 3 ऑर्बिटल्स है, ये 3 ऑर्बिटल्स, ये तो है इन बिटवीन द एक्सिस, इनको हमने क्या लिखा है, इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। ये तो हमारा इन बिटवीन द एक्सिस हो गया, और ये जो मेरे पास है ये ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है, ऑन द एक्सिस। ठीक है, लेकिन अब यहां पे कमाल की बात जो ध्यान से सुननी है आपको, मेरे पास ये जो एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर है और वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर है, ये दोनों के दोनों एनर्जी में लगभग लगभग बराबर होते हैं, और इनके अंदर जब एनर्जी की बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, और मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल जनरेट करते हैं अपने अंदर से, और वो ऐसा ऑर्बिटल बना देते हैं जिसके अंदर अगर यदि हम मेंशन करें तो वो कुछ ऐसा ऑर्बिटल होता है, दैट इज डी जेड स्क्वेयर, जो बना देते हैं डी जेड स्क्वेयर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी जेड एक्सिस के अलोंग ज्यादा, तो हमने इसको बना दिया डी एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, डी वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। दोनों आपस में कंबाइन होते हैं
और कंबाइन होकर एक नया ऑर्बिटल जनरेट कर देते हैं अपने अंदर से, और वो एक नया ऑर्बिटल बनता है dz²। अब समझो इस चीज को, हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आए, कौन कौन से? एक आया dx² - y², एक आया dz², एक ऑर्बिटल dxy, dyz और dzx। तो d ऑर्बिटल में 5 डब्बे होते हैं, और उन पांचों को अगर यदि हम एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करें, एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट करें, तो हम उनको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से समझना है। dx² - y² dz², dxy dyz dzx। अगर यदि हम 5 डब्बे बनाते हैं तो वो 5 डब्बे कुछ ऐसे होते हैं, वो 5 डब्बे कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस होंगे, ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होंगे। ये वाले जो ऑर्बिटल्स है ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है, और ये वाले जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। इनकी कुछ रिप्रेजेंटेशन सीख लो, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें CFSC निकालनी पड़ती है, और वो तभी समझ में आएगी जब हमें यहाँ से समझ में आएगा सारा का सारा कि किस तरीके से कौन एनर्जी में इक्वल होते हैं, कौन डिफरेंट होते हैं, कैसे होते हैं, उनको समझना है, ठीक है। ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये तीनों के तीनों एनर्जी में बराबर होते हैं, सेम होते हैं, तीनों के तीनों सेम होते हैं, सेम एनर्जी होती है इनकी, किस किस की? dxy dyz dzx। लेकिन ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, इनकी सेम एनर्जी होती है, ये अपनी जगह पे सेम एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। तो अगर यदि d ऑर्बिटल डिसोसिएट होगा तो वो कैसे टूटेगा? वो टूटेगा हमेशा dx² - y² dz² में, दोनों एक साथ एनर्जी रखेंगे, और dxy dyz dzx ये तीनों के तीनों एक साथ डिसोसिएट होंगे, और डिसोसिएट होंगे तो ये अपनी एक नई एनर्जी जनरेशन देते हैं और एक नया ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं। ये 3 सेम एनर्जी में, ये 2 सेम एनर्जी में, और इसी के बेसिस पे d ऑर्बिटल डिसोसिएट होता है। कैसे होता है, क्यों स्प्लिटिंग होती है, क्यों हमारे पास में ये अलग टूटते हैं, ये अलग टूटते हैं, इन सब के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देता है वो CFSC के बेसिस पे हमें मिलता है, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो हमारे पास ये था d ऑर्बिटल का जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स जिनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।